सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के सिलेबस को लेकर के आए। दोस्तों, आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर है, ये फर्स्ट पेपर, ये 50 नंबर का है और 50 नंबर के पेपर में 25 नंबर तो कंपलसरी होते हैं। अगर इससे कम आता है तो आपका इस विषय में बैक लग जाता है, ये तो आपको पता होगा। दोस्तों, अब ये 50 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर के पेपर में आपको पता है मेहनत भी ज्यादा करनी है। 50 नंबर के जो पेपर होते हैं, यही पेपर आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है पूरे सेमेस्टर का वो अच्छा बनाते हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो आधी से ज्यादा मेहनत आप इसी में कर देते हो, तो उसका फायदा भी आपको मिलता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम देखते हैं हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये पूरा का पूरा जो पूरा आप पेपर देख रहे हो, ये एक कहानी की तरह है। ठीक है, एक तरीके से ये पूरा का पूरा कहानी है, जो कहानी की तरह ही मैं आपको पढ़ाऊंगी और ये कहानी आपको पूरी की पूरी सन सहित याद हो जाएगी, यानी कि डेट्स के साथ आपको याद हो जाएगी। आपको कुछ भी अलग से बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे पेपर में आप सारी क्लासेस को अच्छे से देखिए और उनको ध्यान से सुनिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इतना करते हो, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्लासेस को अच्छे से सुनना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। तो चलिए यहाँ पर हम देखते, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है चैप्टर 1 में, शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है और हम सभी को पता है, आप अगर डीएलएड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो। तो वाकई में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था या उससे पहले जब अलग अलग शिक्षण पद्धतियां चलती थी, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपने सुना है, तो इस तरीके की जो परंपराएं थी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले के समय में शिक्षा कैसी थी और अब वर्तमान समय में शिक्षा कैसी हो गई है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का विषय विस्तार या क्षेत्र, शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, इन सब के बारे में हम पहले चैप्टर में इतना पढ़ेंगे और इसके बाद जो चीजें इसमें पढ़ेंगे हम, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, आखिर में हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करेंगे हम। ठीक है, और भारत में आज के समय में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक क्या। आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य एक ही चीज हो गया है, पढ़ना लिखना है, जॉब लेना है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और क्यों हम पढ़ाई करते हैं, इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया जाएगा आपको क्लास में। शिक्षा के प्रकार बहुत आसान है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के बारे में मैं आपको सिर्फ एक बार बता दूंगी, आपको याद हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको लिखने की बैठ करके। इसके बाद देखिए आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले के समय में वैदिक कालीन शिक्षा जो होती थी, गुरु शिष्य परंपरा वाली शिक्षा होती थी, इसमें किस तरीके से बच्चों का अलग अलग संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, या किस तरीके से बच्चों को विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। ठीक है, फिर समापन संस्कार भी होता था। तो ये कब कब होते थे और वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा में किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था थी, किस तरीके से बच्चे एक तरीके से भिक्षुक बन करके रहते थे अपने गुरु के पास और वो वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे। ठीक है, वैदिक कालीन की वैदिक युगीन शिक्षण विधियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस शिक्षण विधियों का प्रयोग करते थे। क्योंकि आप सभी को पता है, जब भी आप वैदिक काल की चीजों को देखिए या जब भी आप कोई सीरियल या उस समय का कोई भी महाकाव्य देखते हो, तो आप देखते हो कि बच्चों के पास बहुत ज्यादा कॉपी किताब नहीं होती थी। तो पहले के समय में किस तरीके से मौखिक शिक्षा दी जाती थी, कैसे बच्चे पढ़ते थे गुरु शिष्य प्रणाली में, कि उनको जो सिखाते थे टीचर या गुरु, वो उनको याद रहता था। तो कैसे याद रहता था, ये सब चीजें हम सीखेंगे और वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं जो थी उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म में किस तरीके से शिक्षा, किस तरीके से पढ़ाई होती थी या किस तरीके से बौद्ध काल में शिक्षा थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा का पूरा बौद्ध काल में किस तरीके से कौन कौन से संस्कार होते थे। ठीक है, इनमें आप बहुत सारे संस्कार पढ़ोगे, जैसे प्रवज्या संस्कार है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद इस्लामिक मध्यकालीन शिक्षा है,
इसमें भी दोस्तों अलग अलग प्रकार से किस तरीके से मकतब में पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद बच्चे मदरसे में जाते थे और किस तरीके से बच्चों का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, यानी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू होती थी जब जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। इस सब चीजों के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस्लाम कालीन शिक्षा में बहुत अच्छे से बहुत ही विस्तार से बताऊंगी। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम आते हैं जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1947 से पहले, 1947 से पहले हमारे देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो किस तरीके से वो पढ़ाई पर हमारे ध्यान देते थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखिए 1813 का आज्ञा पत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 में, लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और ये इसने ही निस्यंदन सिद्धांत को जन्म दिया था, जिसका इसका कहना था लॉर्ड मैकाले का कि जो समाज का सबसे ऊंचा वर्ग है सिर्फ उसी को शिक्षा दी जाए, और वो शिक्षा छन छन करके निचले स्तर तक समाज की। जैसे आज के समय में क्या है, शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उन्हें मिलनी ही चाहिए शिक्षा। हमारे हमारे संविधान में ये बताया गया है। लेकिन तब क्या था, तब था कि केवल समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए। ये लॉर्ड मैकाले जो कि अंग्रेज था, आप सभी को पता है, तो इसका कहना यही था कि समाज के उच्च वर्ग को केवल शिक्षा दी जाए। तो ये लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया था, इसको भी विस्तार से हम पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए बेंटिंग की शिक्षा नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था, ये भी बहुत अच्छा है और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वुड के घोषणा पत्र के बारे में, पहली बार वुड के घोषणा पत्र में टीचर एजुकेशन की बात की गई थी, जिसे हम आज बीएड या बीटीसी के नाम से या डीएलएड के नाम से जान रहे हैं, तो इसकी बात इसमें की गई थी। इसके बाद देखिए भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग नहीं, जैसे आज देखते हो आप 10+2 की व्यवस्था है, अभी तो फिलहाल नई शिक्षा नीति में ये चेंज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम स्कूलों में इसी तरीके से पढ़ाई हो रही है। हाई स्कूल के बाद 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वही चीज हंटर आयोग में भी बताया गया था कि हाई स्कूल के बाद इंटर भी होगा, जिसमें क्लास 11-12 का सिलेबस लगभग एक ही होगा, या पूरा सिलेबस जो होगा वो इंटर में बच्चे पेपर देंगे, इस तरीके से जैसा यूपी बोर्ड में आप देखते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम हंटर आयोग को जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि हंटर आयोग को और किस नाम से जानते हैं। इसके बाद लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में आई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। गोखले विधेयक 1911 में आया था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात, अब जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद कौन कौन से आयोग बने, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के बारे में तो आप पूरा विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसे हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं 1986 को। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर ही अभी तक हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में तो आ गई देश में, लेकिन अभी बहुत सारे स्कूलों में लागू नहीं है ये, तो अभी भी इसी शिक्षा नीति के हिसाब से अभी भी हम लोग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आचार्य राम मूर्ति समिति आई थी, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति, या फिर कह सकते हैं कि इसमें सुधार करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, फिर देखिए यहाँ पर शैक्षिक विचारधाराएं अलग अलग, जिसमें से हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद को मानने वाले कौन कौन से लोग थे, इसके क्या उद्देश्य हैं शिक्षा में, ठीक है। आदर्शवाद को तरीके से हम आध्यात्म से जोड़ सकते हैं, जो लोग आध्यात्म को मानने वाले थे वो लोग आदर्शवाद को मानते थे। फिर प्रकृतिवाद, जो लोग जैसे रूसो हैं, जिन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना, उन्होंने हमेशा कहा कि बच्चों को प्रकृति में छोड़ दिया जाए और प्रकृति ही उन्हें शिक्षा देगी, प्रकृति से अच्छा गुरु कोई नहीं है, तो प्रकृतिवाद को मानने वाले थे। और प्रकृतिवाद के बारे में भी हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रकृतिवाद शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। इसके बाद प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे, और आज के समय में यही प्रयोजनवाद ही हमारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसी के अनुसार प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी हम कहते हैं। आजकल बच्चों को हर चीज हम प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं। इसके बाद देखिए प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य, प्रयोजनवाद एवं शिक्षा की पाठ्यचर्या। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, भारतीय विचारकों के शैक्षिक विचार। तो भारतीय विचारकों में देखिए हम स्वामी विवेकानंद, इन सभी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया है।
तो स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में, महात्मा गांधी, इन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया था, इसलिए महात्मा गांधी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप सभी को पता है, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गिजुभाई बधेका। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं पाश्चात्य विचारकों के शैक्षिक विचार, जैसे हम अपने देश के शैक्षिक विचारकों के बारे में पढ़े, इसके बाद फिर हम जो पाश्चात्य विचारक हैं जो दूसरे देशों के हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न थिंकर्स देखिए, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, जीन जैक्स रूसो के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर जॉन ड्यूबी के बारे में पढ़ेंगे। जॉन ड्यूबी के बाद यहाँ पर आप देखिए फ्रॉबेल के बारे में पढ़ेंगे, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक हैं ये, और ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है क्वेश्चन। डॉक्टर मारिया मांटेसरी के बारे में पढ़े, आपने सुना होगा अपने आसपास की मांटेसरी स्कूल में जाता है बच्चा या मांटेसरी स्कूल में पढ़ता है, तो वो मारिया मांटेसरी ने ही चलाया था मांटेसरी स्कूल। फिर शिक्षा एवं समाज, यानी कि शिक्षा, समाज का शिक्षा से क्या संबंध है या शिक्षा से समाज में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, हम सभी को पता है अगर बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिलेगी, उसे शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो वो समाज में अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए समाज का अर्थ और परिभाषाएं, इसके बाद समाज की विशेषताएं, शिक्षा के प्रभावी कारक, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, विद्यालय और समुदाय, यानी कि स्कूल का जो समुदाय है, जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, किस तरीके से वो स्कूल में सपोर्ट करते हैं, बच्चों का सपोर्ट करते हैं, विद्यालय का सपोर्ट करते हैं। अब उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब, सार्वभौमिकरण शब्द का मतलब होता है दोस्तों कि सभी तक कोई भी कार्यक्रम अगर सरकार चला रही है, योजना चला रही है, तो वो समाज के सभी वर्गों तबकों तक पहुंचे, किसी भी जाति धर्म लिंग से व्यक्ति संबंध रखता हो उस तक वो सरकार की योजना का लाभ उसको मिले। ठीक है, यानी कि सभी तक, समाज के सभी वर्ग तक पहुंचे, तो ये सार्वभौमिकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जैसा कि मैंने बताया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क है और अनिवार्य है, ये सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें इतनी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा के सार्वभौमिकता का अर्थ और परिभाषाएं हम देखेंगे। शिक्षा अवसरों की समानता, इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, कि किस तरीके से सभी बच्चों को शिक्षा मिलती है। ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, हम सभी को पता है, इससे हम सभी नकार नहीं सकते इस चीज को, कि किस तरीके से धड़ल्ले से प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में संख्या कम हो जा रही है। ये चीजें आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी, अगर आप एक डीएलएड स्टूडेंट है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप शिक्षक हो, और एक शिक्षक के लिए आपके मन में हमेशा अच्छे विचार ही होने चाहिए। दोस्तों, हर टीचर अपने स्कूल पर मेहनत करता है। आप किसी भी संस्था को उठा के देख लीजिए, किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, आपको हर एक विभाग में आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, और 20% के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये जो 80% हैं, इनको लेकर के ही हम चलेंगे और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत मेहनत करते हैं। तो ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, सरकार फ्री में कॉपी किताब दे रही है स्कूलों में, बच्चों को के गार्जियन के खाते में पैसे दे रही है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है कि बच्चा स्कूल में आए, स्कूल में खाना बनवा रही है, तो जिससे कि बच्चे आए स्कूलों में और संख्या बढ़े। लेकिन हो क्या रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण, प्राइमरी स्कूल के बगल में ही प्राइवेट स्कूल खुल जा रहे हैं और बच्चे वहां चले जा रहे हैं। तो आप सोचो कि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो शिक्षकों की क्या जरूरत पड़ेगी, आप खुद सोचो ये चीज। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण एक तरीके से बिजनेस बना करके लोगों ने रख दिया, स्कूल खोल के पैसे कमा रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्या उपाय हो सकता है, या इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बचपन छीनता बाल श्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। चाइल्ड लेबर, जैसे कि चाय की दुकान या इस तरीके की दुकानों पर आप देखते हो जहां बच्चे काम करते हैं, या किसी आप देखते हो किसी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं, तो कैसे उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कारण है कि बच्चे को काम करना पड़ रहा है। जनसंख्या शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। जातिवाद और इसके दुष्परिणाम, इस सब से तो हम लोगों को पता ही है, हम लोग जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पर ये सब कितने बड़े मुद्दे हैं, इस पर लोग चुनाव जीतते चुनाव हार जाते हैं। अलगाववाद व इसके दुष्परिणाम के बारे में हम पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। इसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सभी को पता है आज की जो स्थिति है हमारे पर्यावरण प्रदूषण की,
किस तरीके से गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं और पेड़ों पेड़ों को लगाने वाला कोई नहीं है। तो इसके बारे में जल संचयन, कैसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, लड़की लड़का किस तरीके से लोग विभेद करते हैं। और फिर लास्ट चैप्टर है शिक्षा एवं मूल्य, एजुकेशन एंड वैल्यू। विद्यालय के संदर्भ में मूल्य क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और ये आपका लास्ट चैप्टर है। और किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे समाज, पूरे के पूरे विश्व को जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता के बारे में, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के बारे में, जैसे हमने कहा है हमारे देश में कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो विश्व है वो क्या है, हमारा परिवार है। ठीक है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये चीजें हमें पढ़नी है कि किस तरीके से हमें अपने आसपास के देश जो है हमारे, उनसे भी अच्छे संबंध बना के रखने हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो सिलेबस मैंने बताया ये आपको पसंद आया होगा। अगर सिलेबस अच्छा लगा है तो प्लीज इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों के क्लासेस, मास्टर क्लासेस भी चाहिए, तो ये सब आपको हमें हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, हमारा यही आईडी है टारगेट यूपी टेट सी टेट। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, क्लासेस को देखते रहिए दोस्तों। और सारे के सारे क्लासेस को हम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही, और तैयारी को और बेहतर करवाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।